नमस्कार, राधे राधे। मैं विनीता एक बार फिर से आप सभी प्यारे मित्रों का आपके अपने YouTube परिवार विनीता हिंदी हब में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, इस समय जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं जिस पुस्तक की, वो है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। विश्वनाथ त्रिपाठी की ये पुस्तक है। इसके अंतर्गत हम लोग आधुनिक काल पर चर्चा कर रहे हैं। आधुनिक काल के अंतर्गत हम लोग भारतेंदु युग पर भी बातें कर चुके हैं। द्विवेदी युग भी समाप्त हो चुकी है और इस समय जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं वो है गाधी युग का साहित्य। गाधी युग के साहित्य के अंतर्गत जो प्रेमचंद है, प्रेमचंद के उपन्यास, कहानी, ये सारी जो चीज़ें थीं वो टॉपिक कवर हो चुकी हैं। अब उसके अंतर्गत हम लोग प्रमुख आलोचकों की बात करेंगे और अगर प्रमुख आलोचक की बात हो वहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को पता है कि ये कितने महत्वपूर्ण इंसान हैं हमारे हिंदी साहित्य के लिए। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास ग्रंथ है वह हिंदी साहित्य का आधार स्तंभ है। ठीक है, आप सभी लोगों को पता है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन एक ज़रूरी बात कि जो लोग मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो लोग पूरी वीडियो को पहले देखें। अगर उन्हें समझ में आए कि ये कंटेंट जो मेरा पढ़ाया हुआ है वो आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट में मेरे इस वीडियो को लाइक भी करिएगा, लोगों को शेयर भी करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे पहले से ही बने हुए हैं, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं, वो बहुत ही अच्छे विद्यार्थी हैं मेरे। उनसे कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि मुझे विश्वास है कि वो लोग ऐसा प्रतिदिन करते हैं। चलिए अब हम लोग क्लास शुरू करते हैं। प्रमुख आलोचक। प्रमुख आलोचक में सबसे पहला नाम आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इनका समय दिया है 1884 से लेकर के 1941 तक। रामचंद्र शुक्ल हिंदी के सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक विश्वसनीय आलोचक हैं। क्या दिया है कि जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो हिंदी के सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक विश्वसनीय आलोचक हैं। देखिए, जो शुक्ल जी हैं तो शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य आलोचना को वैज्ञानिक, तर्कसंगत और भारतीय दृष्टिकोण पर आधारित ठोस स्वरूप प्रदान किया है। ये बात आप लोग कभी मत भूलिएगा। ठीक है, जो एक ठोस स्वरूप प्रदान किया हिंदी साहित्य आलोचना को, वो शुक्ल जी ने प्रदान किया। किस प्रकार का? वैज्ञानिक, तर्कसंगत और भारतीय दृष्टिकोण से। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये चीज़ आप लोग हमेशा याद रखिएगा। उन्होंने हिंदी आलोचना को गुण दोष कथन की रूढ़ियों से उठाकर उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर प्रदान किया। देखिए, शुक्ल जी के पहले हिंदी आलोचना मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो उसमें केवल कवियों की प्रशंसा या तो निंदा तक ही सीमित थी। जो शुक्ल जी के पहले जितने भी आलोचक हुए हैं, अगर उन्होंने किसी कवि की आलोचना अगर की है तो सिर्फ वहाँ पर उनके गुण दोष को दिखाया गया है। ठीक है, या तो उनकी प्रशंसा की गई है या फिर उनकी निंदा की गई है, बस इतना तक ही सीमित था। लेकिन शुक्ल जी ने इतिहास आलोचना को विश्व साहित्य की, याद रखिएगा यहाँ पर दिया है ना कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर प्रदान किया, यानी कि जो विश्व साहित्य है, मतलब विश्व साहित्य है, तो उसकी आलोचनात्मक परंपराओं के समकक्ष खड़ा किया आपकी हिंदी आलोचना को। ठीक है, किसने खड़ा किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ा किया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके लिए उन्होंने भारी तैयारी की, जिसमें शब्दकोश हिंदी शब्द सागर का निर्माण करने की प्रक्रिया में वे हिंदी भाषा और स्वरूप के मर्मज्ञ बने। उसकी भूमिका लिखने की प्रक्रिया में उन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास 1929 में लिखा। देखिए, उसी की भूमिका लिखने की प्रक्रिया में, किसकी? जो उन्होंने हिंदी शब्द सागर लिखी थी, तो उसकी भूमिका लिखने की प्रक्रिया में उन्होंने क्या किया? हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास लिखा। प्रथम वैज्ञानिक इतिहास, देखिए यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा।
हिंदी का वैज्ञानिक इतिहास, यहाँ गणपति चंद्र गुप्त की बात नहीं हो रही है, वो उनकी अलग एक इतिहास ग्रंथ है। यहाँ पर आप लोग पॉइंट पकड़िएगा कि हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास, अगर सवाल बन जाए कि किसने लिखा था तो याद रखिएगा हमेशा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। मैंने आपको यहाँ शुरू में बताया ना कि इन्होंने हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक, तर्क संगत और भारतीय दृष्टिकोण पर आधारित बहुत ही ठोस स्वरूप प्रदान किया था। ठीक है, तो ये चीज़ मत भूलिएगा आप लोग। कब लिखा था? 1929 में। तो देखिए 1929 में शुक्ल जी ने क्या लिखा था? हिंदी साहित्य का इतिहास। इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है। तो 1929 में लिखा था। इसे हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास इसलिए कहा जाता है क्योंकि शुक्ल जी ने साहित्य के विकास को तर्क, प्रमाण और ऐतिहासिक दृष्टि के आधार पर प्रस्तुत किया। ठीक, देखिए ये चीज़ें मैं बार बार आपको बता रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि आखिरकार जो कहा गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास लिखा, तो क्यों लिखा? याद रखिएगा, क्योंकि शुक्ल जी ने साहित्य के इतिहास को तर्क, प्रमाण और ऐतिहासिक दृष्टि के आधार पर प्रस्तुत किया था। सबसे पहले शुक्ल जी ने किया था, उसके पहले ऐसा किसी ने नहीं किया था। ठीक है, क्योंकि उनसे पहले के जो इतिहास है वो केवल कवियों की जीवन कथाओं तक ही सीमित थे, पर शुक्ल जी ने साहित्य को समाज, संस्कृति और मानव जीवन से जोड़ करके देखा और फिर उन्होंने सभी युगों का विश्लेषण वस्तुपरक और विचारपूर्ण ढंग से किया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने अपना एक पुस्तक दिया, क्या? हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1929 में इन्होंने लिखा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आई होप कि इतनी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। विदित है कि हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। विदित है कि मतलब ऐसा माना जाता है कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वह मूल रूप से किस भूमिका में लिखा गया था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, तो आप लोग भी इसे अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा। मैंने नहीं किया है पर आप अंडरलाइन जरूर करिएगा। हिंदी शब्द सागर भूमिका प्रश्न पूछा जाता है कि जो शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का इतिहास, वो किस भूमिका के रूप में लिखा गया था? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। ठीक है, मनोविकार संबंधी निबंध लेखन मानव मन के जानने की प्रक्रिया है। क्या दिया है? मनोविकार संबंधी जो निबंध लेखन होती है वो मानव मन के जानने की प्रक्रिया है, जिनसे रामचंद्र शुक्ल ने कवि की मानसिक प्रवृत्ति का विश्लेषण किया। देखिए ये इसका क्या मतलब हो जाएगा कि जो शुक्ल जी हैं, आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, तो शुक्ल जी ने अपने आलोचनात्मक निबंधों में कवि की रचना के साथ साथ उनके मनोविज्ञान का भी अध्ययन किया था। उनके मनोविज्ञान, उनके जो मनोविकार होते हैं, क्यों? क्योंकि वे जानना चाहते थे कि कवि के मन में ऐसी कौन सी भावनाएं चलती हैं, मतलब ऐसी कौन सी प्रवृत्तियां होती हैं, उनकी मानसिक स्थितियां ऐसी क्या होती है जिससे मतलब किस किस मानसिक स्थितियों के जरिए उनकी रचनाओं को, वो अपनी रचनाओं को जन्म देते हैं। क्योंकि देखिए कोई भी अगर कुछ लिखता है तो वो उनकी मानसिक उपज होती है। ठीक है, आखिर बिना दिमाग के, बिना समझ के तो कोई कुछ लिखेगा नहीं। तो शुक्ल जी ऐसा जानना चाहते हैं कि जो कवि हैं, जो रचना करते हैं, तो उनके मन में आखिर कौन सी ऐसी भावनाएं होती हैं जो उनकी रचनाओं को जन्म देती है। और देखिए इस प्रकार जो शुक्ल जी हैं, शुक्ल जी, तो उनका निबंध लेखन केवल मतलब साहित्यिक विवेचन नहीं बल्कि मानव मन को समझने की वैज्ञानिक प्रक्रिया भी है। देखा जाए तो यही है ना, मानव मन को वो समझने की एक प्रकार की प्रक्रिया है। ठीक है, वो जानना चाहते हैं कि आखिर कवि या लेखक जो लिख रहे हैं उनके मन में चल क्या रहा है। मनोविकारों के अध्ययन के ही आधार पर उन्होंने भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र पर विचार किया। किसके आधार पर? मनोविकारों के अध्ययन के ही आधार पर उन्होंने विचार किया था भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र पर। ठीक है, अपने पर्यवेक्षण और अध्ययन के निष्कर्षों पर उन्हें बहुत भरोसा रहता था।
शुक्ल जी को अपने पर्यवेक्षण और अध्ययन के निष्कर्षों पर वो बहुत ही ज़्यादा भरोसा करते थे स्वयं पर, कि वो जो पर्यवेक्षण कर रहे हैं, यानी कि जो वो आलोचना किसी के बारे में अगर कर रहे हैं, जो जिसके बारे में वो छानबीन कर रहे हैं, या फिर जो जिस विषय में वो अध्ययन कर रहे हैं, तो उन्हें बहुत भरोसा रहता था उसके निष्कर्ष पर, कि मतलब जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। प्राचीन या नवीन, पुराना हो या नया हो, किसी से भी अभिभूत होना उनके स्वभाव में नहीं था। जो शुक्ल जी हैं, चाहे नया हो या पुराना हो, किसी से भी अभिभूत होना उनके स्वभाव में नहीं था। अभिभूत का मतलब होता है कि जैसे आपके मन में किसी चीज़, जैसे किसी मतलब कोई इंसान है, उसके मन की जो भावना है या कोई भी ऐसी स्थिति, तो उसमें उस चीज़ से मतलब अगर कोई बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो, मतलब इतना ज़्यादा वो प्रभावित हो जाए कि उस पर काबू ही ना पाया जा सके, उसी को अभिभूत कहते हैं। अगर आप लोगों को उदाहरण के रूप में समझाऊं तो देखिए, चलिए एक फैमिली से रिलेटेड चीज़ बता देती हूँ, कि जैसे जब कोई नई जोड़ी होती है, शादीशुदा जोड़ी, जब वो पहली बार माता पिता बनते हैं, तो जब घर पे हो या हॉस्पिटल में हो, जब पहली बार, मान लीजिए पिता को ले लीजिए, पहली बार उनके हाथ में ले जा कर के उसके नवजात शिशु को रखा जाता है कि ये आपका बेटा है या बेटी है, जो भी हो, ये आपका संतान है। तो मतलब उस समय वो अपने बच्चे को ले करके अपने गोद में, वो पिता जब अपने बच्चे को अपने गोद में लेता है, तो कह सकते हैं कि वो अपने बच्चे को अपने गोद में उठा करके अभिभूत हो गया था। मतलब उसे अपने आप पर वो काबू, उसके अंदर इतनी ज़्यादा खुशी भर जाती है कि वो काबू नहीं कर पाता अपनी खुशी पे, इतना वो खुश होता है। तो आई होप कि ये जो मैंने उदाहरण दिया एक घर का, तो आपके समझ में आ गया होगा कि अभिभूत क्या होता है। और देखिए यहाँ अभिभूत का मतलब सिर्फ खुशी से ही अभिभूत नहीं होते हैं लोग। आपके जीवन में कोई कोई स्थितियाँ परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा महसूस करते हैं, बहुत ही ज़्यादा पराजित महसूस करते हैं कि अब मुझसे कुछ नहीं होता। तो वहाँ भी स्थिति अभिभूत की ही होती है, पराजय की स्थिति हो या खुशी की स्थिति, मतलब जो आपके बस में ही ना हो, उसी को अभिभूत कहते हैं। ठीक है, आई होप कि ये छोटी सी चीज़ समझाने में मैं सफल हुई होंगी आप लोगों को। तो जो शुक्ल जी हैं, उनके स्वभाव में चाहे पुरानी चीज़ हो या नवीन चीज़ हो, वो उससे अभिभूत नहीं होते थे। ठीक है, किसी भी चीज़ से। शुक्ल जी के चिंतन को प्रभावित करने में जर्मनी के प्राणी शास्त्री हेकल की एक पुस्तक का भी हाथ मालूम पड़ता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, तो उनका जो चिंतन है, तो यहाँ कहा गया है कि उनके चिंतन को प्रभावित करने में कहाँ के जर्मनी के एक प्राणी शास्त्री हैं, नाम है उनका हेकल, उनकी एक पुस्तक है, तो उसका भी हाथ मालूम पड़ता है। शुक्ल जी ने इसका अनुवाद विश्व प्रपंच नाम से किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए कि विश्व प्रपंच का हिंदी अनुवाद किसने किया है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और किसकी पुस्तक से किया है, तो याद रखिएगा, जर्मनी के प्राणीशास्त्री हैं, उनका नाम है हेकल। तो उनकी एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है रिडल ऑफ द यूनिवर्स। आप लोग कहीं लिख लीजिए, यहाँ पर नहीं लिखा है पर मैं बता रही हूँ कि रिडल ऑफ द यूनिवर्स। रिडल का मतलब होता है, आप प्रपंच बोल दीजिए या फिर जैसे एक पहेली होती है वो। ठीक है, तो याद रखिएगा कि विश्व प्रपंच नाम से इन्होंने इसका अनुवाद किया था, और इसका जो हिंदी होता है रिडल ऑफ द यूनिवर्स का, तो यही होता है उसकी हिंदी भी। ठीक है, तो इससे आपको ये चीज़ याद रहेगी। किसकी पुस्तक थी? प्राणी शास्त्री थे जर्मनी के हेकल नाम के। ठीक है, उनकी पुस्तक का नाम था रिडल ऑफ द यूनिवर्स, जिसका हिंदी अनुवाद किसने किया? आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विश्व प्रपंच नाम से किया। ठीक है, और कब किया था ये भी नोट डाउन कर लीजिए, 1920 ईस्वी में। ठीक है, 1920 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। यह आधिभौतिक विचारों का प्रतिपादक ग्रंथ है। शुक्ल जी ने इस अनुवाद के लिए लगभग 150 पृष्ठों की लंबी भूमिका भी लिखी। देखिए कितनी बड़ी बात है, 150 पृष्ठों की भूमिका कम नहीं होती है। जो इस समय मैं आपको पुस्तक पढ़ा रही हूँ ना, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, ये 150 प्लस मतलब 170 या 80 के आसपास पृष्ठों में है ये पूरी पुस्तक। और सोचिए आप लोग कि आपके शुक्ल जी ने इसका जो अनुवाद किया है, विश्व प्रपंच जो इन्होंने पुस्तक लिखी है, तो
इसके अनुवाद के लिए केवल मतलब इसकी लंबी भूमिका लिखी थी लगभग 150 पृष्ठों में। ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि शुक्ल जी ने विज्ञान की पर्याप्त जानकारी प्राप्त करके वैज्ञानिकता अर्जित की। यहाँ देखिए एक निष्कर्ष निकल के आया। अभी तक आप लोगों ने जितना पढ़ा और जितना समझा, तो कहने का तात्पर्य यही है कि शुक्ल जी ने विज्ञान की पर्याप्त जानकारी प्राप्त की और उसके बाद मतलब विज्ञान की पर्याप्त जानकारी प्राप्त करके वैज्ञानिकता अर्जित की। इस अर्जित युग बोध का उपयोग उन्होंने किस में किया? समालोचना में किया। आधुनिक दृष्टि, हिंदी भाषा, साहित्य का इतिहास, मनोविकारों का विश्लेषण और देश प्रेम सब उनकी युगांतर कार्य समालोचना क्षमता में घुले मिले हैं। शुक्ल जी ने हिंदी समालोचना में प्रमुखता 2 काम किए। देखिए क्या दिया है कि जो शुक्ल जी हैं वो हिंदी समालोचना में मुख्य रूप से 2 काम किए हैं। एक, प्राचीन काव्यशास्त्र की पुनर्व्याख्या करके उसे फिर से रचनात्मकता के लिए संदर्भवान बनाया। और दूसरा क्या है, जिस तरह उन्होंने काव्यशास्त्र को वर्तमान बोध एवं सहृदयता के लिए संदर्भवान बनाया, उसी प्रकार प्राचीन साहित्य को वर्तमान बोध एवं सहृदयता के लिए क्या बनाया? संदर्भवान बनाया। यानी कि जो एक प्राचीन ढर्रा थी, अब देखिए यहाँ है ना कि जो प्राचीन काव्यशास्त्र था उसका इन्होंने क्या किया? पुनर्व्याख्या किया और एक नए ढंग से इसको मतलब रचनात्मकता के लिए संदर्भवान बनाया। उसी प्रकार से किसको? हिंदी साहित्य को भी किया। ठीक है। आगे देखिए, जिस अर्थ विस्तार को आलोचना का वास्तविक कार्य कहा जाता है वह शुक्ल जी ने अनेक कवियों, विशेषतः जायसी, तुलसी और सूरदास की समीक्षा के माध्यम से किया। वे विश्लेषण विवेचन के उपरांत विवेच्य रचनाकार की उस विशेषता को ढूंढ लेते हैं जो अन्य से उसे अलग या विशिष्ट बनाती है। देखिए क्या दिया है कि वे विश्लेषण विवेचन के उपरांत। विश्लेषण विवेचन का क्या मतलब होता है कि जैसे कोई वस्तु हो गई या किसी विषय को ले लीजिए, तो उसको बहुत ही गहराई से समझने के लिए तो मतलब किसी भी अगर आप विषय को गहराई से समझना चाहेंगे तो उसके जो मूल तत्व होते हैं उनको आपको अलग अलग करके उनका बहुत ही सूक्ष्म परीक्षण करना पड़ेगा। और यही काम आपके शुक्ल जी करते थे। ठीक है। किसी भी चीज़ को, किसी भी विषय को, किसी भी अगर आप किसी मनुष्य को ही समझना चाहेंगे तो पहले उसका जो उस मनुष्य के अंदर जो कुछ विशेषताएं होंगी ना, मूल विशेषताएं होंगी, तो उनको पहले आप सारी उनके अंदर की अच्छाइयों को, बुराइयों को समझेंगे, तभी तो जानेंगे कि हाँ ये बंदा है क्या चीज़। तो वही चीज़ है कि किसी भी विषय को या किसी वस्तु को अगर आपको गहराई से समझना है तो उसके जो मूल तत्व होते हैं उसको अलग अलग करके उनका सूक्ष्म परीक्षण करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? जिससे कि उसका परीक्षण करके किसी सूक्ष्म निष्कर्ष पर, किसी सटीक निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। ठीक है। मेरे ख्याल से तो जो विश्लेषण और विवेचन होता है, विश्लेषण विवेचन, तो इसका मतलब यही है। ठीक है। तो वे ऐसा करने के उपरांत, शुक्ल जी ऐसा करने के बाद विवेच्य रचनाकार, विवेच्य रचना, विवेच्य का मतलब होता है कि जो विवेचन करने योग्य हो। ठीक है। हर किसी की विवेचना नहीं की जा सकती है, किसी आम इंसान की विवेचना नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है? आपके कबीर, तुलसी, जायसी, सूरदास, इन सब की विवेचना की जा सकती है। ये लोग बहुत ही महान कवि रहे हैं। ठीक है। तो मतलब उनका विश्लेषण विवेचन करने के बाद विवेच्य रचनाकार की उस विशेषता को वो ढूंढ लेते थे जो अन्य से उन्हें बहुत ही अलग या फिर विशेष बनाती थी। ठीक है। ये इतना हुनर था आपके शुक्ल जी के अंदर। ठीक है। उन्होंने तुलसी को लोकमंगल का और सूर को जीवनोत्सव का और जायसी को प्रेम की पीर का कवि कहा। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है कि उन्होंने, यानी कि जो शुक्ल जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो उन्होंने तुलसी को लोकमंगल का, देखिए लोकमंगल का कवि क्यों कहा था? तो देखिए जो तुलसीदास की रचना है, तुलसीदास की रचना में आप कहीं मत जाइए, रामचरितमानस उनका ले लीजिए, तो उनकी रचना में समाज कल्याण और क्या है, धर्म आदर्श की भावना झलकती है। झलकती है कि नहीं झलकती है? झलकती है ना। देखिए जब उनकी जो रचना है रामचरितमानस, तो उनके रामचरितमानस में आदर्श, नीति, धर्म, भक्ति और फिर समाज सुधार जैसे मतलब ये सब इन सब चीज़ों का संदेश देती है।
देती है कि नहीं देती है? अगर आप लोग रामचरितमानस पढ़े होंगे तो इन्हीं सब का तो वो संदेश देती है कि आदर्श जीवन कैसे जियो, नीति क्या होता है, धर्म क्या होता है, भक्ति क्या होती है, समाज सुधार के लिए क्या करना चाहिए। तो इसीलिए तुलसीदास को इन्होंने लोक मंगल कवि कहा है। ठीक है, कंफर्म हो गया। अब देखिए, सूर्य को जीवनोत्सव का कवि कहा है। जो सूरदास हैं, तो सूरदास की रचनाएं जो हैं तो वो जीवन के आनंद, स्नेह और रसपूर्णता की अभिव्यक्ति प्रदान करती है। कैसे? जब आप जो आपके सूरदास हैं तो सूरदास की रचना है सूर सागर। सूर सागर में क्या दिया है? जो आपके श्री कृष्ण हैं तो श्री कृष्ण की मतलब बाल श्री कृष्ण हैं, बच्चे छोटे रूप में उनकी व्याख्या की है उन्होंने। तो बाल कृष्ण की लीलाएं दिखाई है ना उन्होंने अपनी रचना में। स्नेह भर भर के दिखाया है, हास्य है, करुणा रस है और बहुत ही ज़्यादा प्रेम का दृश्य है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो सूरदास जी हैं तो उनकी रचनाओं से क्या होता है, जीवन का एक उत्सव मिलता है। तो इसीलिए इन्हें सूरदास को शुक्ल जी ने जीवनोत्सव का कवि कहा है। ठीक। अब जायसी को प्रेम की पीर का कवि क्यों कहा है? क्योंकि जो आपके जायसी हैं उनकी रचना में आत्मिक प्रेम और विरह वेदना की बहुत ही ज़्यादा क्या हुई है, अभिव्यक्ति हुई है। ठीक है। जायसी का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है पद्मावत। पद्मावत एक प्रेम काव्य है। इसमें आत्मा और परमात्मा के मिलन की पीर को यानी जो एक तड़प होती है मिलन की, जो एक आत्मा परमात्मा के मिलन की जो एक तड़प होती है, पीड़ा होती है, तो उसको रूपात्मक रूप में दिखाया गया है। इसीलिए शुक्ल जी जायसी को प्रेम की पीर का कवि कहते हैं। आई होप कि ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलसी और सूर पहले से ही लोकप्रिय थे। शुक्ल जी ने उनके काव्योत्कर्ष को परीक्षित और प्रमाणित किया। दूसरे, अपनी व्यवहारिक आलोचना की प्रक्रिया में उन्होंने अनेक आलोचना संबंधी अवधारणात्मक पदों को नई अर्थवत्ता से युक्त किया तथा अनेक अवधारणात्मक पदों का निर्माण किया। रस, आनंद, करुणा जैसे शब्दों में उन्होंने नई अर्थवत्ता भरी। लोकमंगल, कर्म सौंदर्य, गल्प प्रबंध, प्रसंग गर्भत्व, शील दशा जैसे पदों का निर्माण किया। देखिए शुक्ल जी ने कितने पदों का निर्माण किया था? लोकमंगल, कर्म सौंदर्य, गल्प प्रबंध, प्रसंग गर्भत्व, शील दशा आदि पदों का इन्होंने निर्माण किया। इंद्रिय बोध, संवेदन, विचार, वासना, संस्कार, भाव आदि पर मौलिक विचार करके हिंदी काव्य शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र की नींव रखी। समकालीन साहित्य को वो देखने परखने के बाद ही स्वीकार करते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो समकालीन साहित्य थे, यानी कि जो शुक्ल जी के समय, उनके समय में ही जो रचनाकार रहे होंगे, तो जो उनके जो साहित्य वगैरह थी तो उनको भी वे देखने और परखने के बाद ही स्वीकार करते थे, ऐसे ही नहीं स्वीकार कर लेते थे। ठीक है। समकालीन काव्यधारा में श्रीधर पाठक द्वारा प्रवर्तित स्वच्छंदतावाद को वे हिंदी का अपना बनाया हुआ मार्ग समझते थे। छायावाद को वे रविंद्रनाथ ठाकुर की कविताओं के अनुकरण पर चलने वाली प्रवृत्ति और चित्रात्मक भाषा शैली तथा लक्षणा का प्रगल्भ विकास मानते थे। किसका? रविंद्रनाथ ठाकुर की कविताओं के अनुकरण पर चलने वाली प्रवृत्ति का। ठीक है। छायावादी प्रबंध काव्यों द्वारा उसकी भावभूमि विस्तार का स्वागत करते थे। छायावादी कवियों में पंत उन्हें कदाचित सर्वाधिक प्रिय थे। किसे? आचार्य रामचंद्र को छायावादी कवियों में सर्वाधिक प्रिय कौन थे? पंत, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत। वे यूरोपीय साहित्य की पर्याप्त जानकारी रखते थे। अपने लेखन में उन्होंने समकालीन विदेशी साहित्य पर निहायत आत्मविश्वास परक एवं विश्वसनीय टिप्पणी की है। निहायत का मतलब जैसे हम ही लोग हैं अक्सर करके मम्मी वगैरह, जैसे मम्मी घर में कोई भी लोग अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं तो कहेंगे निहायत है वो, ऐसा बोला गया है। ऐसा मुझे भी मेरी मम्मी कई बार बोली है। मतलब कोई भी आप ऐसा काम करो तो ऐसे नॉर्मली लोग बोल देते हैं निहायत बाट्यू कौनो चीज़ ढंग नहीं। तो मतलब बस एक कहने की बात कह रही हूँ। तो यह निहायत जो शब्द आया है तो वही है कि समकालीन विदेशी साहित्य पर निहायत आत्मविश्वास, यानी कि बहुत ही गूढ़ रूप से, बहुत ही प्रगाढ़ रूप से आत्मविश्वास परक एवं विश्वसनीय टिप्पणी की है।
ठीक है। शुक्ल जी वस्तुनिष्ठ चिंतक थे। शुक्ल जी क्या थे? वस्तुनिष्ठ चिंतक थे। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि देखिए जो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, अभी पीछे आप लोगों ने पढ़ा, तो इससे तो इतना स्पष्ट हो ही गया है कि शुक्ल जी बिना किसी तथ्य के, बिना किसी कह सकते हैं कि बिना किसी साक्ष्य के या बिना वास्तविकता को जाने वो किसी भी चीज़ का मूल्यांकन नहीं करते थे। जब तक उस चीज़ की सत्यता वो ना जान ले, उसकी वास्तविकता ना जान ले, उसका पूरा साक्ष्य, उसका पूरा तथ्य ना जान ले, तब तक वो किसी भी चीज़ का मूल्यांकन नहीं करते थे। इसीलिए शुक्ल जी वस्तुनिष्ठ चिंतक थे। ठीक है। वे काव्य के क्षेत्र में आध्यात्मिकता और रहस्यवाद को अनावश्यक एवं हानिकारक समझते थे। देखिए बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि वे काव्य के क्षेत्र में आध्यात्मिकता और रहस्यवाद को क्या समझते थे? अनावश्यक एवं हानिकारक समझते थे। क्यों समझते थे? तो देखिए इसमें क्या होता है, जो कवि होते हैं, कवि लोग होते हैं, तो वो ईश्वर हो गए, आत्मा परमात्मा की बातें हो गई, मोक्ष की बातें हो गई, या फिर जो रहस्यमय अनुभूतियाँ होती हैं, तो इन सब की बातें करते हैं। ये जो सारी चीज़ें होती हैं आध्यात्मिकता से संबंधित, रहस्यवाद से संबंधित, वो हर किसी के समझ में नहीं आती है। जो जनसाधारण लोग होते हैं, सामान्य लोग होते हैं, उनके समझ में, उनके समझ से ये सारी चीज़ें परे होती हैं। और जो शुक्ल जी हैं, शुक्ल जी का मानना है कि कविता लोग के जीवन से जुड़ी होनी चाहिए। यानी कि जो सामान्य जनता है, सामान्य लोग हैं, तो उनके जीवन से जुड़ी होनी चाहिए कविता, ना कि उसमें आध्यात्मिकता या फिर रहस्यवाद भरा हो। ठीक है। तो इससे क्या होता है, जब वो जो कविता अगर लोगों से जुड़ी होती है, तो इसमें लोगों के सुख दुख हो गए, उनका जो जीवन के संघर्ष होते हैं, करुणा होता है, श्रम होता है और प्रेम वगैरह होता है, तो इन सब की झलक मिलती है कविता में। तो कविता ऐसी होनी चाहिए। ठीक है। ये नहीं कि कविता में आध्यात्मिकता और रहस्यवाद हो जो कि किसी के समझ में ही नहीं आए। तो अगर एक मतलब एक पंक्ति, एक लाइन में बोलना हो कि शुक्ल जी के अनुसार कविता कैसी होनी चाहिए, कविता का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो कविता का उद्देश्य लोक कल्याण और यथार्थ जीवन की अनुभूति होनी चाहिए। ऐसी कविता होनी चाहिए। ठीक है। तो इसीलिए काव्य के क्षेत्र में जो आध्यात्मिक शब्द आता है, रहस्यवाद शब्द आता है, तो इसको शुक्ल जी अनावश्यक और हानिकारक समझते थे। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भारतीय काव्य शास्त्र उनका सुदृढ़ दुर्ग है। किनका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सुदृढ़ दुर्ग क्या है? भारतीय काव्य शास्त्र है। ठीक है। उनके सैद्धांतिक निष्कर्षों से मतभेद हो सकता है, किंतु उनकी व्यवहारिक आलोचना परम विश्वसनीय होती है। काव्य में उनके आदर्श रचनाकार वाल्मीकि और तुलसी हैं। कहीं कहीं सामाजिक मर्यादा प्रियता उनके काव्यालोचन में बाधक भी हुई है। इसी के चलते वे कबीर के काव्योत्कर्ष की पूरी पहचान नहीं कर पाए हैं। शुक्ल जी के जितने भी निबंध हैं वो उनके चिंतामणि नाम से 3 भागों में संकलित है। शुक्ल जी के जितने भी निबंध शुक्ल जी ने लिखे हैं तो 3 भागों में संकलित है। किसमें? चिंतामणि निबंध में। ठीक है। तो ये रही आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विषय में जानकारियाँ एक आलोचक के रूप में। तो आप लोग को ये क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक दूसरे बहुत ही महत्वपूर्ण आलोचक हैं पंडित नंद दुलारे वाजपेयी, तो उस पर चर्चा की जाएगी। ठीक है। अब जिन लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है, जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब किए बिना मत जाए मेरी वीडियो को छोड़ के। ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अच्छे अच्छे कमेंट करिए। अब मिलते हैं कल की क्लास में हम लोग, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।